आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो देयर आर थ्री मेजर्स, तीन मेजर्स हैं जो डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। वो कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं? तो तीन मेजर्स है। पहला पॉलिसी जो है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, और दूसरा जो है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, तीसरा जो है डायरेक्ट मेजर्स। ये तीन तरीके से जो डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, वो हम लोग क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, तो उसके पहले ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स अपडेट किए हैं। कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, और स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, ये तीन वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपडेट किया है। तो ये तीनों वीडियो आप देख लो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखो। सर क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा सर डिसइक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझेगा। ठीक है, और साथ में आप नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। ये डायग्राम पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और एक एक पॉइंट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, तो आप क्या करना, खुद का ओन वर्ड में लिख लेना, ताकि एग्जामिनेशन भी वही लिखना। ठीक है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप फेकोलॉजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, मेरा काम है पूरा अच्छे से समझा देना। अब जरूरी नहीं है इतना जो लिख रहा है, नोट्स दिया है तो इतना पूरा आप एक्सप्लेन करो। आप शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अंडरस्टैंड करो कि ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो डिसइक्विलिब्रियम क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट अगर कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, व्हेन एक्सपोर्ट लेस देन इम्पोर्ट, इट मीन्स इम्पोर्ट्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट क्या है, कम है। तो ये क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है। क्यों सर? क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है वो रिसीट होता है, और इम्पोर्ट क्या होता है, पेमेंट होता है। तो जब रिसीप्ट इज लेस देन पेमेंट, दैट मीन्स डेफिसिट है। हम लोग ने पढ़ा रहेगा ना डेफिसिट बजट, जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो वो जो डेफिसिट वाला केस है, वो डेफिसिट केस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेयर एक्सपोर्ट इज लेस, इंपोर्ट इज मोर। तो ये डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट्स को कम करने के लिए ये तीनों पॉलिसीज है। ठीक है, और एक्सपोर्ट हमारा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक्सपोर्ट दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, रिसिप्ट और पेमेंट। ठीक है, तो इसके लिए बोला पहले लेक्चर्स देख लोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, बट आई एम श्योर आपको डिसइक्विलिब्रियम क्या वो समझ में आ गया होगा। अब इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है, दोनों लेस देन, लाइक पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो डेफिसिट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये सारे मेजर्स जो है गवर्नमेंट लेता है, सो दैट बैलेंस कर सके। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग मेथड पढ़ते हैं, फिर एक्सपेंडिचर स्विचिंग मेथड, और लास्ट में डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग मेथड के अंदर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और फिर कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये दोनों पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेता है, आरबीआई लेता है, लाइक आरबीआई कंट्रोल करता है। फिस्कल पॉलिसी कौन करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कैसे कर सकता है, अगर मार्केट के अंदर पैसा नहीं है तो कैसे पैसा हम लोग दे सकता है, सो दैट जो बिजनेस है वो कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े, फिर इन्वेस्टमेंट कम हो या सेविंग बढ़े, फिर उस तरीके से इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन, एक्सपोर्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए, डिमांड बढ़े। जब डिमांड बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, इम्पोर्ट्स कम हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक समझा, मॉनेटरी पॉलिसी विच इज कंट्रोल्ड और मैनेज्ड और करेक्ट करने के लिए जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करता है। ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक, और फिस्कल पॉलिसी कौन करता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। नाउ अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में, अब मॉनेटरी पॉलिसी किससे कंसर्न है, मनी सप्लाई और क्रेडिट इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न रिलेट विद मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई जो होता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है कंट्रोल, आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विल इंक्रीज और डिक्रीज। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इंक्रीज करता है मतलब बढ़ाता है, और डिक्रीज मतलब कम करता है। क्या कम ज्यादा करता है, मनी सप्लाई और क्रेडिट। कहाँ पे सर, इकोनॉमी के अंदर। कैसे, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट सिचुएशन। सर कैसे, अगर लोगों के पास पैसे ना हो तो लोगों के पास पैसे पहुंचाने के लिए
जैसे लोग जॉब करते हैं सैलरी मिलती है। अब लोगों को क्रेडिट दे देना, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कार लोन का सस्ता कर देना तो लोग कार खरीदने लग जाएंगे, मतलब क्या हुआ, सप्लाई हो गया। लोगों से खर्चा करवा लेना, क्रेडिट कार्ड, लोग खर्चा करेंगे, बाद में पेमेंट करें बट खर्चा करेंगे, तो मनी सप्लाई हो रहा है तो खर्चा कर रहे हैं। जब वो खर्चा कर रहे हैं दैट मीन्स वो डिमांड कर रहे हैं। डिमांड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास परचेसिंग पावर है, दे रहे हैं वो परचेसिंग। लेकिन अगर लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा है तो उनसे खींचने के लिए क्या करता है, लालच देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि भाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे रिटर्न के चक्कर में। तो ये क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। ठीक है, समझा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का है। नाउ अब कब इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा रहे, कब पैसा जब ज़्यादा रहेगा तो कैसे खींचेगा, और जब पैसा नहीं रहेगा तो कैसे देगा। तो जैसे पैसे बहुत ज़्यादा है तो ये इन्फ्लेशन वाला केस हम लोग समझते हैं। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइजेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। अब प्राइसेस बढ़ जाते हैं फिर भी लोग डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इस केस को रुकने के लिए क्या करता है, मॉनेटरी, आरबीआई क्या करता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते डिटेल में। इफ देयर इज अ इन्फ्लेशन इन द कंट्री, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विल अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना मतलब कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है, पॉलिसीज जो है लेके आता है। द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री विल अडॉप्ट द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे मनी सप्लाई विल बी कंट्रोल्ड थ्रू द वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मनी सप्लाई का जो कंट्रोल है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से किया जाएगा, जिसमें रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशो है, और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, दैट इज स्टेचुटरी रेशो। ये 3 रेशो है। सर इससे कैसे कंट्रोल कर सकता है, देखो एग्जांपल लेते हैं। अब ये आरबीआई है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एबीसी लिमिटेड बैंक है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड बैंक। नाउ अब ये बैंक जो होता है ये भी लोन लेता है, जैसे कंज्यूमर लोन लेता है वैसे एबीसी भी लिमिटेड बैंक लेता है लोन। किससे लोन लिया सर, आरबीआई से। किसने लोन लिया, एबीसी लिमिटेड बैंक ने, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड बैंक ने लोन लिया है सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से, तो अब इंटरेस्ट कौन पे करेगा सर, सिंपल सी बात है, एबीसी जो बैंक है ये पे करेगा, एबीसी लिमिटेड बैंक है ये इंटरेस्ट पे करेगा, किसको पे करेगा, आरबीआई को पे करेगा। अब जब ये एबीसी लिमिटेड बैंक लोन लेता है आरबीआई से, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और यूजुअली रेपो रेट जो होता है वो 3 से 4% के बीच में होता है, लेकिन लास्ट ईयर और करंट ईयर में जो है 4 बार रेपो, आई गेस 4 से 5 बार जो है रेपो रेट चेंज हुआ है, जिसमें बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर अगर एबीसी लिमिटेड बैंक ने लोन लिया आरबीआई से और जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको रेपो रेट बोलते हैं, तो सर अगर आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इकोनॉमी में क्या होगा, इसका मतलब इकोनॉमी में, कमेंट करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, फिर उसके बाद आगे का लेक्चर देखो, ठीक है। अब सर इसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी वजह से होगा ये कि जब एबीसी लिमिटेड बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से और उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा पे कर रहा है, तो जब एबीसी लिमिटेड बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे कर रहा है आरबीआई से जो लोन लिया है, तो ये एबीसी लिमिटेड बैंक अगर मिस्टर ए को लोन देगा तो क्या वो सस्ता देगा, नहीं, वो तो और 4% बढ़ा देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सो जो कंज्यूमर लोन है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो क्या लोग लोन लेंगे, क्या नहीं लेंगे, और जब लोग लोन नहीं लेंगे तो खर्चा नहीं करेंगे, और जब खर्चा नहीं करेंगे मतलब डिमांड नहीं करेंगे, और जब डिमांड नहीं करेंगे तो जो इन्फ्लेशन है उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जैसे टमाटर का डिमांड ढेर सारा हो जाए, सप्लाई नहीं हो, तो फिर क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर जब कोई खरीदे ही नहीं, तो मार्केट में ऑलरेडी पड़ा हुआ, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, तो प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई, रेपो रेट इंक्रीज करता है, ठीक है, सो दैट जो मनी है वो कंट्रोल कर सके, लाइक इन्फ्लेशन जो है उसको कम कर सके, मनी का सप्लाई जो है वो कम कर सके, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, बेसिकली एबीसी लिमिटेड बैंक का अपने बिजनेस का कुछ परसेंटेज जो होता है रिजर्व रखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। अब अगर एबीसी लिमिटेड बैंक के पास पैसा रिजर्व रख दिया है, ज़्यादा रिजर्व रख दिया है, तो एबीसी लिमिटेड बैंक के पास बिजनेस करने का पैसा उतना कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, लोन भी कम देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से लोग लोन नहीं लेगा, तो डिमांड क्या करेंगे, लोग कम करेंगे, खर्चा स्पेंडिंग कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इसमें एक्स्ट्रा रेशो चार्ज बढ़ा सकता है, सो दैट अगेन वही सेम चीज़ है कि एबीसी लिमिटेड बैंक जैसे आरबीआई के पास रिजर्व रखता है, वैसे सेम
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पास रखता है सो दैट अगर बैंक डूब जाए तो उस केस में क्या करेगा, वो रिजर्व यूज कर सकता है गवर्नमेंट रीपेमेंट करने के लिए कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये केस देखो, समझो सिनेरियो समझो। अब एक्सप्लेनेशन आपको 2 लाइन में लिखना है लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स लाइक मे रिड्यूस पॉलिसी मेजर्स मे रिड्यूस द मनी सप्लाई एंड इंकरेज द पीपल टू सेव मोर। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा बोलेगा कि भाई सेव करो। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, लालच देना इंटरेस्ट रेट का कि ज्यादा सेव करोगे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और सेविंग जब बढ़ेगा, इंक्रीज इन सेविंग रिड्यूस दी परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर लोगों का रिड्यूस हो जाएगा। सर ये कंसेप्ट नहीं समझा, देखो अब यही वाला एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का। ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए की सैलरी जो है 20,000 है। कितनी सैलरी है? 20,000 है। सर मिस्टर ए क्या करते हैं, 2,000 सेव कर देते हैं, 2,000 क्या करते हैं, ये सेविंग कर देते हैं। तो अब मिस्टर ए के पास बचेगा कितना खर्चा करने के लिए? सर 18,000 बचा। तो अब मिस्टर ए की जो परचेसिंग पावर है वो 18,000 रुपया है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसको लालच दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे रिटर्न, तो ये मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, अब 2,000 के जगह पे 5,000 इस सेविंग में डाल रहे हैं। तो अब मिस्टर ए के पास कितना बचेगा? सर 15,000 बचेगा। तो अब 15,000 पहले खर्चा करने के लिए 18,000 था, अब तो 15,000 है। तो परचेसिंग पावर कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, सो लोगों के पास जब पैसा नहीं, स्पेंडिंग, तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्पेंडिंग नहीं रहता तो परचेसिंग पावर धीरे धीरे क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इवन प्राइजेस के घटने बढ़ने की वजह से भी परचेसिंग पावर कम ज़्यादा होता है। ठीक है, सो बेसिक समझा कंसेप्ट आपका। देयरफॉर रिडक्शन इन डिमांड विच टर्न्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। अब ये एक पैसा ज़्यादा है मार्केट में तो उसको कम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में पैसे ना हो तो क्या होगा? डिफ्लेशन होगा। क्या होगा? डिफ्लेशन। If there is a deflation in the country, the monetary policy of the central bank attempt to overcome the deflation. अब डिफ्लेशन ऐसा सोचो जहाँ पे प्राइस कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी लेता है। कौन सा पॉलिसी लेता है? इजी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ट्राई करता है जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ा देवे ताकि लोगों के पास क्रेडिट जाए, लोग क्या करें, स्पेंडिंग करें, मतलब डिमांड करें, तो अल्टीमेटली वापस क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द सरप्लस कैन बी एक्सपोर्टेड विच टर्न्स मे बी इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो ठीक है, विच इज वुड इंक्रीज। देखो यहाँ पे जब बढ़ाएगा मनी सप्लाई तो इंक्रीज होगा क्या, इन्वेस्टमेंट, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रिजल्ट्स मोर प्रोडक्शन, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा के अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने कौन सा पार्ट पढ़ा अभी तक? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोग ने? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिस्कल पॉलिसी। सर फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का इनकम। ठीक है, अब गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ, खर्चा कहाँ पे कर, एक तो डेवलपमेंट के लिए करेगा या तो नॉन डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज के लिए करता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट मतलब जैसे ब्रिज बना रहा है, डैम बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कुछ नया प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, नया ट्रैक लेके, जैसे वंदे भारत। ठीक है, तो ये क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज कुछ ऐसे हो गए जैसे अभी वॉर जैसा सिचुएशन हो गया या कुछ क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो गया उसकी वजह से खर्चा कर रहा है, नॉन डेवलपमेंट में आ जाता है। ठीक है, वो खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खर्चा करता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। सो नॉन डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, अब गवर्नमेंट का मेन सोर्स क्या है इनकम का? टैक्सेशन है और नॉन टैक्सेशन। ठीक है, सोर्स है। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इनकम में भी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। गवर्नमेंट का इनकम इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। अगेन यहाँ पे केस लेंगे इन्फ्लेशन का, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, पॉलिसी कौन सा, इजी पॉलिसी लेके आएगा। और डिफ्लेशन का केस लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी लाएगा। सर कैसे? देखो इन्फ्लेशन है कंट्री में, मतलब गवर्नमेंट करेक्ट थ्रू दी फिस्कल पॉलिसी। कैसे? बजटिंग पॉलिसी। इफ गवर्नमेंट में अडॉप्ट दी इजी पॉलिसी, द टैक्स रेट for the corporate sectors may be reduced, which turns would encourage the more productions due to increase in production, lower the tax rate, ठीक है, and price comes down and this results in more export, and जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होगा, अपना ज़्यादा होगा, और उससे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? अब उसके बाद डिफ्लेशन का भी है। इफ देर इज अ डिफ्लेशन इन द कंट्री, प्राइस विल बी लो and the citizens may increase their consumptions, जब कंजम्पशन बढ़ा देंगे उसकी वजह से turns to reduce the export, क्या है, exportable surplus,
और देयरफॉर द गवर्नमेंट वुड रिस्ट्रिक्टिव फिजिकल पॉलिसी एंड द गवर्नमेंट में इम्पोज दी एडिशनल टैक्स, लोगों के ऊपर एडिशनल टैक्स पे करेगा, सो दैट जब ज़्यादा टैक्स भरेगा तो लोगों का परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब परचेसिंग पावर कम हो जाएगा तो उसका जो कंजम्पशन है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि मोर एक्सपोर्ट सरप्लस, जो सरप्लस है उसका एक्सपोर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका फॉर्मूला एक्सपेंडिचर रिडक्शन इज इक्वल टू डिफ्लेशन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट और डिक्रीज इन इम्पोर्ट एंड रिडक्शन इन डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको जो है कम कर देना, ठीक है। तो ये बन जाता है एक स्टेटमेंट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अब हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, पूरा अच्छे से कवर हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। देखो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी किससे रिलेटेड है, ठीक है। प्राइमरीली वर्क्स बाय चेंजिंग द एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट होता है उसको चेंज करना, ठीक है। दैट इज डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। सर डीवैल्यूएशन मतलब क्या करना, जो रुपीस की स्ट्रेंथ है डॉलर के मुकाबले में, ठीक है, या दूसरी करेंसी के, फॉरेन करेंसी के मुकाबले में, उसको क्या करना, कम कर देना। डीवैल्यूएट मतलब वीक कर देना, ठीक है, जो वैल्यू उसको कम कर देना। रीवैल्यूएशन करना मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को अप्रिशिएट करना, मतलब जो अपनी इंडियन करेंसी है, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी है, उस करेंसी का जो वैल्यू है वो बढ़ा देना फॉरेन कंट्रीज के मगर, जैसे $1 का 80 रुपया होता है, ठीक है। तो अब अगर अपनी रीवैल्यूएशन कर दिया जाएगा अपने करेंसी का, तो अब हमको 80 रुपए के जगह पे 60 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रुपीज भी क्या हो गया, मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। और अगर हमारा डीवैल्यूएशन कर दिया गया रुपीज का, तो 80 के जगह पे हमको 100 रुपए देना पड़ेगा $1 के बदले, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो डीवैल्यूएशन करना मतलब रुपीस की वैल्यू कम करना फॉरेन करेंसी के सामने, और फॉरेन करेंसी के सामने रीवैल्यूएशन करना मतलब फॉरेन करेंसी के सामने अपना रुपीस को वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। Devaluation is used to correct the deficit in the balance of payment and revaluation used to correct the surplus in the balance of payment. जो devaluation है वो डेफिसिट के लिए यूज किया जाता है, revaluation किसके लिए किया जाता है, सरप्लस के लिए किया जाता है, ठीक है। devaluation often used interchangeably with the depreciation, ठीक है, depreciation and revaluation with appreciation। अब depreciation क्या होता है सर, देखो devaluation मतलब वैल्यू को एक्सचेंज मतलब रिड्यूस करना, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डीवैल्यूएट हो रहा है, तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो है दोनों का मतलब सेम, लेकिन डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करता है, रुपीस को कम करता है। जैसे 1991 में हुआ था, 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, तो उस टाइम पे जो है डीवैल्यूएशन किया गया था, ठीक है। लेकिन जब मार्केट फोर्स, अभी मार्केट फोर्स की वजह से जो रुपीस का डीवैल्यू मतलब जो डीवैल्यूएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है उसको, क्योंकि मार्केट के डिमांड फोर्स के हिसाब से। तो डीवैल्यूएशन क्या डिफरेंस समझा, डीवैल्यूएशन सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज करता है, डेप्रिसिएशन मार्केट के फोर्स की वजह से कम होता है, क्या, रुपीस की वैल्यू कम होना, ठीक है। रीवैल्यूएशन दैट इज एप्रिसिएशन, यही सेम चीज, रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, मार्केट फोर्स, ठीक है। द मेन डिफरेंस और डिस्टिंक्शन between the two sets of like terms, that devaluations okay is brought down by the monetary authority and depreciation is brought automatically by the market force। ये जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है, ठीक है। अब devaluation क्या वो मैंने आपको बता दिया, depreciation क्या वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप खुद से लिख सकते हो सर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अब देखो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हम लोग ने जो है डिस्कस कर लिया डोमेस्टिक वैल्यू का ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ अब हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, ये पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो सर टैरिफ मतलब क्या होता है, सर टैक्स होता है। टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्सेस, ठीक है। अब अगर हमको इंपोर्ट्स कम करना है और एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, ताकि इंपोर्ट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, और एक्सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे। तो इम्पोजिशन ऑफ क्या है, इंपोर्ट्स ड्यूटी विल रेज द प्राइस इंपोर्टेड गुड्स एंड दिस में लीड्स टू रिडक्शन इन द डिमांड। भाई कॉस्ट अगर प्राइस बढ़ा देगा तो वो कॉस्टलियर बन जाएगा, तो लोग सस्ते प्रोडक्ट पे जाएंगे, कॉस्टलियर प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, राइट। तो उसकी वजह से इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं, और इंपोर्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्यों, इंपोर्ट्स के ऊपर अपन क्या करेंगे, टैक्स ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 10 रुपये का माल जो है वो 100 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि टैक्स लग रहा है।
और एक्सपोर्ट में क्या होता है कि भाई अपन अगर ये माल 20 रुपए का है तो उसको अपन 15 रुपए का कर देंगे, 5 रुपए कम कर दिए, तो ये क्या हो गया, सस्ता हो गया, और इम्पोर्ट्स क्या हो गया, महंगा हो गया। अंडरस्टूड? तो वही चीज़ इसके अंदर बताया है। फिर उसके बाद जो है दूसरा क्या है, कोटा सिस्टम है। ठीक है, पहला क्या था, टैरिफ था, दूसरा क्या है, कोटा सिस्टम। सर कोटा सिस्टम में क्या करना, लिमिट लगा देना। जैसे गवर्नमेंट में फिक्स और परमिट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स बी इम्पोर्टेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना आपको क्वांटिटी इंपोर्ट करना है, 1 कुंटल करना है, 2 कुंटल करना है, 400 कंटेनर करना है, 500 कंटेनर, एक फिक्स कर देना। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते सर, अगर उससे ज़्यादा किया तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी चार्ज करेगा। तो इम्पोर्ट, अब जब हैवी ड्यूटी चार्ज होगा तो अगेन वही चीज़ होगा, कॉस्टलियर बन जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, कोटा सिस्टम लगा के रखता है, अलग अलग कमोडिटीज़ का अलग अलग कोटा सिस्टम लगाता है। ठीक है, अब उसमें तीसरा कौन सा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। बेसिकली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे सब्सिडीज देना, छूट देना, जिसमें अब जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक करना, एक्साइज एग्जम्पशन कर देना, सेल्स टैक्स एग्जम्पशन कर देना, जो फ्रेट कंसेशन रिफंड्स उसको दे देना, ऑक्ट्राई रिफंड जो है वो कर देना, कि जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सब्सिडीज दे सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, उसके लिए क्या करना, यहाँ पे देना, सो दैट एक्सपोर्ट करोगे तो आपका जो है खर्चा कॉस्ट कम लगेगा, और उस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर गुड्स, जो मार्केट में गुड्स है वो है 50 रुपये का, सारी कंट्री 50-50 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, और अपन जो बेच रहे हैं वो 80 रुपये का बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, बाकी की कंट्रीज तो 80 रुपये का प्रोडक्ट 50 रुपये का बेच रहे हैं, अपन 80 रुपये का बेच रहे हैं, तो अपने से कोई खरीदेगा नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, एक काम करो, आप भी 50 रुपये में, अपने कंट्री वाले को, प्रोड्यूसर को बोलेगा एक काम करो 50 रुपये में बेचो। सर वो 30 रुपये कहाँ से आएगा, 30 रुपये गवर्नमेंट क्या करेगा, सब्सिडीज दे देगा। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो टैक्स से मिलता था जाता था, जो गवर्नमेंट टैक्स इसमें ऐड करके 80 रुपये का बंद हो जाता था, अब वो टैक्स को कम कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दिया। अब ये 50 रुपये में क्या करेगा, जैसे दूसरे कंट्री बेच रहे वैसे हम भी बेचेंगे, तो हमारा कॉम्पिटिशन क्या होगा, अपन वर्ल्ड लेवल पे करेंगे। राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बस यही था, इतना ही समझ में आ गया। ठीक है, एक और है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। भाई कोई प्रोडक्ट है उसका सब्सटीट्यूशन ले आओ, जैसे रबड़ का सब्सटीट्यूशन हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, कि फाइबर जो आ गया यहाँ पे देखो कौन सा, एक मिनट, हाँ ये देखो, डिस्कवरी ऑफ सब्सटीट्यूशन, प्लास्टिक फॉर रबर, रबर के लिए प्लास्टिक आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सिंथेटिक फॉर फाइबर कॉटन, सी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, सब्सटीट्यूशन। तो सर सब्सटीट्यूशन होने की वजह से क्या होता है, इम्पोर्ट्स के जो गुड्स अपन इंपोर्ट करते थे, जो बाहर से अपन खरीदते थे, उसका सब्सटीट्यूशन अपना इंडिया में अपन ने बना दिया, तो अब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब अपना इंपोर्ट क्या होगा, अल्टीमेटली कम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आपके कुछ डाउट है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसके बाद अपन जो है डिस्कस करेंगे रिकार्डियन थ्योरी और हेक्सरोलन थ्योरी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।